नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं अमर क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और अमर क्रांतिवीर और क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी आजाद जी के बारे में जानकारी और जानते हैं क्या उन्होंने किया अपने जीवन में, किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और किस प्रकार उन्होंने सफलता भी हासिल की। आइए चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे हम उनके भेंट की। वीर सावरकर जी से उन्होंने जब भेंट की तो उनके बीच क्या वार्तालाप हुई और किस योजना पर उन्होंने बात की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात है उस दिन उस समय भारतीय क्रांति के इतिहास में एक ऐसा युग पुरुष हैं जिनका नाम वीर सावरकर जी है, जिनके कारण तत्कालीन इतिहास को ही दामोदर सावरकर युग कहा जाता है। उनका नाम सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों के छक्के छूट जाते थे। वो अधिकारी भले ही कोई भारतीय हो या फिर विदेशी ब्रिटिश, उनके पसीने छूट जाते थे। उनके अथक प्रयासों से क्रांति को बल मिलता था। कई बार वे काले पानी की सजा पा चुके थे। सावरकर को सभी क्रांतिकारियों का गुरु माना जाता था। उन्होंने बड़े ध्यान से आजाद की बात सुनी और बोले, बस इतनी सी बात पर तुम परेशान हो रहे हो? यह सब तो रास्ते पर लगा रहता है। बलिदान तो क्रांति की सबसे अहम और आवश्यक मांग है। इस रास्ते पर लोग आते हैं, जाते हैं और फिर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में इतना परेशान होने जैसी कोई बात नहीं। इस तरह तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी का विचलित होना बिल्कुल ठीक नहीं। आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक जैसे नेताओं की कमी आखिर कैसे पूरी हो सकती? आजाद ने वीर सावरकर जी से पूछा। वीर सावरकर जी ने कहा, हाँ, यह तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि सच्चे साथी और मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और एक सच्चा सहयोगी और एक निष्ठ कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिलता है। परंतु इस देश सेवा में जहां हमने अपनी जान की बाजी लगा दी है, वहां सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं मित्र। ऐसे लोग तो बनाए जाते हैं, उत्पन्न नहीं किए जाते। क्या तुम स्वयं बिस्मिल से कम हो? दृढ़ता और लगन से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। लेकिन गुरुजी, आजाद जी ने उनसे कुछ कहना चाहा। तब वीर सावरकर जी ने आजाद से कहा, नहीं मित्र, अर्थहीन संदेह पुरुष के बल और पौरुष का नाश करता रहता है। अतः अर्थहीन संदेह मत करो। आने वाले आते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, परंतु संसार की गति इससे नहीं रुकती है। प्रकृति का तो नियम है गतिशीलता। तुम लाख चाहो, कुछ भी कर लो, आशा रखो अथवा निराशा, प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं। वह तो अपने नियम के मुताबिक गति करेगी ही। इसीलिए अगर तुम निराश के भंवर में फंसकर रुक गए मेरे भाई, समय तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। अतः रुको मत, चलते रहो, यही जीवन का शाश्वत नियम है। आजाद थोड़ी देर तक सावरकर जी के बातों पर निशब्द चिंतन मनन करते रहे, फिर धीरे से बोले, परंतु अब तो संगठन एक तरह से बिखर गया है। अब तो नए सिरे से संगठन को खड़ा करना होगा और इस कार्य में वर्षों लग जाए। तब वीर सावरकर जी ने आजाद जी से कहा, आजाद, यह कार्य कोई खेल नहीं है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में पीढ़ियों को बलि देनी पड़ी है। दूर क्यों जाते हैं, भारत में ही देखो। सन 1857 से यह संघर्ष जारी है। तब से आज तक कितने ही परमवीर अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं मित्र। क्या पता स्वतंत्रता की देवी के दर्शन हो भी अथवा नहीं। हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियां इस महापर्व का जश्न मनाएं, परंतु यह सोचकर क्या हम अपना कर्म छोड़ दें? क्या हम यह सोचकर इस महासंग्राम से बाहर निकल जाएं कि इस निश्चित अनिश्चित मार्ग
पर बढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा। देखो आजाद, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म हमारा अधिकार है, बस वही हमारी सीमाओं में है, अतः हम मात्र कर्म कर सकते हैं मित्र, फल की कामना तो व्यर्थ है। क्योंकि फल तो हमारे अधिकार में है नहीं, और ना ही उस पर हमारा कोई अधिकार या कोई वश चलता है। वह तो उस परम सत्ता विधाता के हाथ में है, अतः सिर्फ अपने कर्म की चिंता करो। परिणाम का निर्धारण तुम्हारे अधिकार में है, और ना ही तुम्हारे अधिकार की चीज है। वह तो विधाता के हाथ में है, अतः उसे विधाता को निश्चित करने दो। आजाद सिर झुकाए काफी देर तक सोचते रहे। उनके मस्तिष्क में इस बस समय एक भीषण झंझावात चल रहा था। विचारों का तीव्र प्रवाह उनके मनोमस्तिष्क से टकरा रहा था। सावरकर की बातों से उनका खोया आत्मविश्वास पुनः लौट रहा था। काफी समय तक उससे उसी प्रकार चिंतन करते रहे, और थोड़ी देर बाद सिर उठाकर बोले, ठीक है गुरुजी, हम एक बार फिर इस संगठन को खड़ा करेंगे। हम अपना गुरुजी प्रणाम। तभी एक युवक ने आकर सावरकर सावरकर जी को प्रणाम किया। अरे भगत, तुम बड़े अच्छे अवसर पर आए हो, तुम कहो क्या हाल है तुम्हारे। आपका आशीर्वाद है गुरुजी। वैसे कहीं आप लोगों की वार्ता में बाधा तो नहीं डाली ना मैंने। भगत सिंह, अरे नहीं भगत, बल्कि सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सावरकर जी थोड़ा हंस कर बोले, वो भाई तुम तो अंतर्यामी हो। मेरे योग्य कोई सेवा है। हंस पड़े सावरकर। सेवा तो तुम कर ही रहे हो भगत। मातृभूमि की सेवा से बड़ी कोई सेवा हो सकती है क्या। वैसे इनसे मिलो, शायद तुम नाम से परिचित भी हो। भगत सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर आजाद जी को प्रणाम किया। आप, के चेहरे पर एक प्रश्न सा कौंध आया। ये है चंद्रशेखर आजाद। भगत, सुना है इनका नाम तुमने। सावरकर ने जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आप पंडित जी हैं, बहुत नाम सुना है इनका मैंने गुरुजी। भगत सिंह के चेहरे पर एक अनजान सा उत्साह खिल रहा। और आजाद, ये है भगत सिंह, मातृभूमि को पूर्णतः समर्पित युवा। सावरकर ने भगत सिंह का परिचय दिया। भगत, पंडित जी आजकल बहुत परेशान है। बिस्मिल आदि के वो फांसी हो जाने के बाद ये कुछ निराश हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी गुरुदेव। पंडित जी ऐसे पंडित जी जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम करना मेरा सौभाग्य हो। लेकिन सावरकर जी, आजाद कुछ संकुचित से स्वर में बोले, हाँ पंडित जी बोलिए, आपको कोई एतराज है भगत के साथ काम करने में। ऐतराज क्या सावरकर जी, लेकिन दरअसल मैं, आप संकोच में मत पड़िए पंडित जी, निसंकोच अपनी बात कहिए। सावरकर ने आजाद जी की गंभीरता को भांपते हुए कहा। दरअसल सावरकर जी, एक तो मैं भक्त की क्षमताओं से परिचित नहीं, दूसरे मुझे देखने में ही यह अभी अभी कॉलेज छोड़कर आया हुआ लगता है। पता नहीं यह हमारी कठोर शैली को बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। नहीं सावरकर जी, मैं चलता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अपना खोया आत्मविश्वास वापस लाकर अपने संगठन को नवजीवन दे सकूं। अपने अभी अभी कहा है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, परिणाम हमारे अधिकार में नहीं है। मातृभूमि के लिए मिट जाना ही हमारा वास्तविक कर्तव्य है। आगे प्रभु की इच्छा कहकर वे उठने लगे। पंडित जी, अचानक भगत सिंह ने अपनी हथेली जलते हुए दीपक के ऊपर रख दी। आजादी के परवाने जल जाने की हिम्मत लेकर घर से निकलते हैं। आप इसे जंग आजादी की लड़ाई में भगत को बिखरते देख सकते हैं, पर टूटते नहीं। मेरे सीने में वही आग जल रही है जो आप और गुरुजी जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में जल रही है। भगत सिंह की हथेली की त्वचा जलने लगी थी, जिसकी गंध पूरे कमरे में भर गई थी, पर उनके होठ उसी तरह मुस्कुरा रहे। अरे ये क्या बेवकूफी है यह। आजाद ने झपट कर उनके हाथ को दीपक से हटा दिया और सीने से लगा लिया। भगत मेरे भाई, आज मुझे अशफाक और बिस्मिल एक साथ मिल गए हैं। उस चट्टान की आंखों में भी आंसू आ गए। इतनी आग तो शायद मेरे सीने में भी नहीं है भाई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें। सावरकर जी का गंभीर चेहरा भी
मुस्कुरा पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर भगत सिंह और चंद्रशेखर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आज तक लोग कहते हैं कि सावरकर के सीने में दिल नहीं है, सावरकर कभी भावना में नहीं बहता, परंतु आज तुमने दोनों ने मेरी आंखों की भी आंसू ला दिए। जाओ दोस्त, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इतिहास तुम दोनों को एक साथ याद रख करे। देश को तो स्वतंत्रता मिलनी ही है। जिस देश की माटी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लाल पैदा हुए हों, वह देश कभी गुलाम नहीं रह सकता। गुरुजी, चंद्रशेखर का स्वर बेहद भावुक था। बहुत आभारी हूं मैं आपका, आज मुझे आपने नई जिंदगी दे दी। अरे भाई, अब रुलाने का क्या इरादा है? क्या तुम दोनों दोनों का मुझे वैसे भावुक तो कर ही दिया तुम दोनों ने मुझे। चलो बैठो। तीनों बैठ गए। उसके बाद भविष्य में होने वाली योजनाओं पर भी विचार विमर्श होने लगा। सावरकर जी ने चंद्रशेखर आजाद से कहा, आजाद, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है और उसके लिए धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। अतः आप लोग धन की व्यवस्था भी करें, परंतु इतना ध्यान रखें कि धनाभाव की वजह से किसी भी प्रकार की सुस्ती अथवा लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। अब तो किसी भी प्रकार की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता सावरकर जी। वैसे भी भगत सिंह जैसा साथी पाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जंगे आजादी की लड़ाई तो मैंने मानो जीत ही लिया है। और भगत, तुम ध्यान रखना, आजाद को तुम्हारे किसी बर्ताव से दुख न पहुंचे। वैसे भी आजाद तुमसे ज्यादा अनुभवी है, अतः तुम जो भी करना है उनकी सलाह लेकर ही करना, सावरकर ने कहा। जो आज्ञा गुरुजी, भगत सिंह ने पूरी गंभीरता से कहा और फिर दोनों विदा लेकर चल पड़े। अब आइए, अब आजाद जी की एक जो है एक बहुत ही अच्छी, अ, आप कह सकते हैं, अ, उनका एक माता भी है। तो संसार में माँ की ममता की कोई तुलना नहीं। पुत्र बुरा हो या अच्छा, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, माँ की ममता के लिए वह बस पुत्र ही रहता है। गोकी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है माँ, और रूस की क्रांति पर लिखी गई इस पुस्तक में गोकी ने यह दिखाया है कि अगर पुत्र सन्मार्ग पर चल रहा है तो माँ भी अपने पुत्र के कदम से कदम मिलाकर चलती है। उसने अपने दुख का कोई एहसास नहीं होता, उसे अपने जीवन का कोई मोह नहीं होता है। वह तो बस अपने पुत्र के लिए ही जीती है और पुत्र के लिए मर जाती। भारत में कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने आंचल के सबसे प्यारे फूल को हंसते हंसते राष्ट्र की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु होठों पर मुस्कुराहट थी। ममता शिशक रही थी, परंतु स्वाभिमान के भाव से सिर ऊंचा था। चंद्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी भी उन्हीं महान आत्माओं और महान माताओं में से एक है जिन्होंने अपनी माता के आंचल में एक ऐसा फूल खिलाया जिस पर आज भी भारतवर्ष गर्व करता है, जिसकी याद आते ही आज भी हर भारतवासी का चेहरा स्वाभिमान के भाव से ऊंचा उठ जाता है। यह सच है कि वे अपने जीवन काल में आजादी की बहार नहीं देख सके, परंतु वे कभी गुलाम भी नहीं रहे। और यह अद्वितीय व्यक्तित्व उन्हें मिला था अपनी माँ के दूध से, उस माँ के दूध से जो हर पल उनके इंतजार में अपनी आंखें बिछाए बैठी रहती थी। इन दिनों जगरानी देवी बेटे की राह देखती सूख कर मानो कांटा सी हो गई थी। उन्हें कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आपस की महिलाएं यानी आसपास की महिलाएं कई बार आकर कहती थी, अम्मा चलो ना हमारे यहाँ, क्या चुपचाप बैठी रहती हो, मन बहल जाएगा। तब वह कहती, अरे नहीं, अगर कहीं इसी बीच मेरा शेखर आ गया तो मुझे नहीं पाकर घबरा जाएगा। कितने दिनों बाद तो मेरा लाल घर आता है, अगर वह आया और मैं नहीं मिली तो। और आस पड़ोस की औरतें थक हार कर वापस लौट जाती। आज भी वे घर के कोने में बैठी यही सब सोच रही थी, कितने दिन हो गए उसे आए, कितना निर्मोही हो गया। उसे तो वैसे कभी माँ की चिंता ही नहीं होती। सूरज निकलता है और डूब जाता है, मौसम आता है और चला जाता है, परंतु वह तो जैसे सूरज से भी ज्यादा कठोर हो गया है।
जो निकलना ही नहीं जानता। वे उंगली पर गिन कर हिसाब लगा रही थी कि 2 साल बीत गए, पूरे 2 साल। परंतु देखो ना, वह वह तो इतना निष्ठुर है कि इन 2 सालों में एक बार भी उसने अपनी माँ की याद नहीं आई। रात होती है, दिन होता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कब रात हुई और कब दिन हुआ, कब सुबह हुई और कब शाम हुई। एक बस उस निष्ठुर पुत्र के बिना ऐसा लगता है जैसे सारा संसार ही कहीं खो गया है। रोज सुबह होती है या आस लगाकर दरवाजे की तरफ ताकती हूँ कि शायद आज वह आ जाएगा। शाम होती है तो नींद नहीं आती कि कहीं वह आकर दरवाजे पर खड़ा माँ माँ पुकारता हो, पुकारता ही न रह जाए। उसके लिए पेड़े ला कर रखती हूँ कि उसे बहुत पसंद है, जब आएगा तो खिलाऊंगी। सब सूख कर खराब हो जाते हैं, फिर ला कर रखती हूँ, मगर वह तो इतना निष्ठुर हो गया कि आने का नाम भी नहीं लेता। रोज ही खाना बना कर रखती हूँ, पता नहीं कब कहाँ से भूखा प्यासा आ जाएगा, कितनी जल्दी में हो। भला उसे अब रामू हलवाई के पेड़े कहाँ मिल पाते होंगे। पेड़े क्या, पता नहीं खाना भी समय से मिल पाता होगा या नहीं। अच्छा, इस बार आने दो, कान पकड़ कर बैठा दूंगी और कहूंगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मेरी सूरत भी देखने के लिए तरस जाऊं। इस बार जरूर पूछूंगी कि उसे क्या, कि क्या तू मेरे सारे प्यार को भूल गया है। परंतु क्या करूं, जब वह सामने आता है तो मन इतना विचलित हो जाता है कि मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाती, बस उसके मुख को ही देखती रह जाती हूँ। मगर वह भी क्या करे, उसने भी तो अपने आप को भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया है। मातृभूमि की सेवा से उसे फुर्सत नहीं मिल पाती है कि वह उस माँ की तरफ ध्यान दे। सुना है उनके साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटा था। उसमें कुछ को तो काले पानी की सजा हो गई और 4 को तो फांसी। फांसी! हे भगवान, हे प्रभु, कितना कठोर है ये अंग्रेज सरकार। आखिर वह क्यों नहीं समझती कि ये नौजवान अपने किसी स्वार्थ या लाभ के लिए यह सब नहीं करते। इन नौजवानों को अपने सुख की चिंता न होती है तो बस इस देश की जनता को गुलामी से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। सच ही कहता है चंद्रशेखर कि कोई इंसान किसी इंसान की गुलामी क्यों करे। सब एक ही ईश्वर की संतान है, फिर कोई मालिक क्यों, कोई गुलाम क्यों। हे देवता, मेरे लाल की रक्षा करना, इस राक्षसी सरकार का कोई भरोसा नहीं। मेरा चंद्रशेखर वीर है, परंतु भोला है, सीधा है। उसे इन राक्षसों से बचाना प्रभु। जब मैं उनसे कुछ कहती तो कहता, माँ भारत माता है, सबकी माता है, उसकी आजादी के लिए प्रयत्न करना तो सबका कर्तव्य है। ठीक कहता है वह, माँ की रक्षा करना, उसके लिए प्राण देना तो सबका कर्तव्य है। यह क्या कर्म की कम गर्व की बात है कि लोग तो अपने माँ बाप के विषय में भी नहीं सोचते, परंतु मेरा लाल तो सबकी माँ के लिए सोचता है। लोग अपने माँ बाप के लिए तो अपने एक पल के सुख तक को त्याग नहीं पाते, परंतु मेरा लाल तो भारत माता के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहता है। मेरा क्या, जीवन के 4 दिन बचे हैं, कट ही जाएंगे, परंतु संसार तो मेरे पुत्र को मान देगा। देखिए उस समय के माता के विचार कितनी अच्छी और कितनी गर्व करने वाली। जब वह देश सेवा की बात करता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, तब कितनी चमक होती है उसके चेहरे पर, कितनी खुशी झलकती है उसके चेहरे पर। चाहे जो भी हो, परंतु मैं अपने लाल की वह खुशी उससे छीन नहीं सकती। मैं उसकी ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं पाती, फिर भी दिल को एक खुशी सी तो मिलती ही है। उसकी खुशी ही तो मेरी खुशी है। उसे क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। वह देश सेवा करे, जी भर के करे, परंतु उससे मुझे तो बस इतनी शिकायत है कि बस महीने 2 महीने में अपना प्यारा सा मुख भी दिखा जाया करो। उसे बस इतना ही तो चाहती हूँ उससे मैं। इतनी चाह थी हम दोनों की कि उसका विवाह करें। एक अच्छी सी बहू घर में आएगी, घर में उसके लाल की रुनझुन गूंजेगी, घर में नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी। वह साध तो मन ही मन में रह गई, हमारी सारी इच्छाएं बस हवा के किसी झोंके से विलीन हो गई।
कभी कभी रोती थी तो इसके पिताजी मुझे समझाते थे, अरे क्यों रो रही हो, इसमें रोने की बात क्या है। हमारे घर कोई साधारण लड़का नहीं, बस नहीं, शेर पैदा हुआ है, शेर को जन्म दिया है तुमने, सारा देश उसकी प्रशंसा करता है। जब मैं उसकी प्रशंसा सुनता हूँ तो मेरा मन भी गर्व से झूम उठता है और स्वाभिमान से सिर ऊंचा उठता है। हालांकि उन्होंने भी कभी कभी दुख होता था, जरूर होता था, कभी कभी वो वे भी उसे याद करके रोते थे, अंदर ही अंदर कहीं भूल भी रहे थे, परंतु कभी भी उन्होंने अपने मन की बात मुझसे नहीं कही, और शायद यही कारण था कि वो इतने जल्दी संसार से विदा हो गए। मैं भी उनके साथ ही चली जाती तो कितना अच्छा होता, ना जाने या देव क्यों मुझे जीवित रखे हुए है, हे ईश्वर अब तो उठा ले। माँ, माँ, अरे कहाँ हो माँ। एकाएक आजाद की आवाज सुनकर उनकी विचार तंद्रा भंग हो गई थी। अरे किसकी आवाज है, यह तो चंद्रशेखर की आवाज लगती है। चंद्रशेखर, मेरा चंद्रशेखर आ गया, मेरा लाल आ गया। वो रोती हुई भाग कर आंगन में आई। आ गई, आजाद खड़े मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और वो रोती हुई चंद्रशेखर से लिपट गए। अरे अब तक तू कहाँ था, कितना दुबला हो गया मेरा लाल, क्या तुझे अपनी माँ की याद बिल्कुल नहीं आती। मैं तो तुझे याद करते करते मर गई मेरे लाल, तुझे मेरी याद क्या बिल्कुल नहीं आती। माँ बेटा कहीं भी रहे, भला हुआ माँ को कभी भूल सकता है। मुझे तुम्हारे याद किस पल नहीं आती माँ, तुम्हारे आशीर्वाद की छाया में ही तो हमारी कुशलता है। हाँ हाँ चल, बहुत बातें बनाने लगा है। अगर तुम मुझे याद करता तो क्या इस तरह से वर्षों बीत जाने के बाद माँ के पास आता। कभी यह भी नहीं सोचता कि अगर माँ वहां अकेले मर गई तो कौन उसकी चिता को आग लगाएगा। माँ तू तो सब जानती है, आजाद ने कहा। हाँ हाँ सब जानती हूँ, चल पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले, फिर पढ़ाना माँ को जो भी पढ़ाना हो। हाँ माँ भूख तो बड़ी जोर की लगाई है, कुछ खाने को दो। आजाद माँ के साथ इस वार्ता में खुद को सहज नहीं कर पा रहे थे। तेरे लिए तो मैं रोज ही पेड़े लेकर रखती हूँ, ना जाने तू कब आ जाए। अभी कल ही हलवाई के यहाँ से पेड़े लाकर रखे हैं, ले तू खा, तब तक तेरे लिए कुछ और बनाती हूँ। माँ ने पेड़े लाकर रख दिए और खाना बनाने चल गई। चंद्रशेखर पेड़े खाने लगे और साथ ही साथ सोचने भी लगे कि माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आखिर क्या सुख दिया मैंने अपने माँ बाप को, कौन सी हसरत पूरी की। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से पीड़ा ही पहुंचाए मैंने अपने माता पिता, परंतु माँ को तो जैसे इन सब की बातों की कोई परवाह नहीं रहती, वह तो बस मुझे देखने के लिए व्याकुल रहती है। शायद यह देश सेवा का व्रत ही ऐसा है जिसने इस रास्ते पर कदम रख दिया, एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ा। एक गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों की बलि दे दी। महाराणा प्रताप देश सेवा का व्रत लेकर जंगलों की खाक छानते रहे। शिवाजी सारी जिंदगी युद्ध लड़ते रहे, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके वे कभी चैन से नहीं रह सके। तिलक, सावरकर, लाला हृदयाल जैसे देशभक्तों ने न जाने कितने जुल्म सहे। खुदीराम बोस को 17 वर्षों में ही फांसी पर चढ़ जाना पड़ा। यह देश सेवा का व्रत ही ऐसा है जिसमें माता पिता जिस्म जान सब कुछ बेगान हो जाते हैं, बेगाने हो जाते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा धर्म है। भारत माता सभी भारतवासियों की माता है, इसका कण कण कई तीर्थों के बराबर है। भारत माता की संतानों पर जुल्म हो और हम मान रहे हैं, भला यह भी कहीं हो सकता है क्या। आजाद अपने विचारों में ही खोए थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी, पंडित जी। अरे भगत सिंह, आओ भाई पेड़े खाओ, बाहर से ही क्यों पुकार रहे हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। भगत सिंह अंदर आ गए, वे अकेले नहीं थे, उनके साथ राजगुरु भी थे। अंदर आते ही वे कहने लगे, पंडित जी, पुलिस को आपके यहाँ होने का संदेह हो गया, इसीलिए चलिए यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। आजाद हंस पड़े, वे हंसते हुए बोले, यह पुलिस भी क्या चीज है, मोहब्बत तो मोहब्बत हो तो ऐसी जैसे लैला मजनू की गंध सूंघकर उसके पास चली जाती थी, वैसे ही यह पुलिस भी मेरी गंध सूंघकर मेरा पता जान लेती है। खैर कोई बात नहीं, आने दो उन्हें, हम भी उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। उनका हाथ पिस्तौल, अपनी पिस्तौल से मुट्ठी पर चला गया। आजाद की पिस्तौल कभी खाली नहीं रहती थी। उनके दुश्मन भी यह बात जानते थे कि आजाद की इतनी आसानी से अपनी गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता।
आजाद का हाथ पिस्तौल पर पड़ते देख राजगुरु को हंसी आ गई। वे हंसते हुए बोले, पंडित जी, यह बात तो आपके दुश्मनों को भी पता है कि आपकी पिस्तौल का निशाना कभी खाली नहीं जाता। आपकी पिस्तौल का आतंक भी छाया हुआ है, और बिना अपनी पूरी तैयारी के वे आपकी पिस्तौल के सामने तो कदापि नहीं आए। वैसे भी यहाँ माँ है, यहाँ हमारी मुठभेड़ ठीक नहीं रहेगी, अतः बेहतर ये हुआ कि हम यहाँ से जल्दी निकल चल पड़े। भगत सिंह ने राजगुरु की बात का अनुमोदन करते हुए कहा, पंडित जी, राजगुरु ठीक कह रहे हैं, यहाँ मुठभेड़ किसी भी हालत में उचित नहीं रहेगी। बेहतर होगा हम यहाँ से यथाशीघ्र निकल चले। ठीक है, चलो। आजाद ने कुछ सोच कर कहा, हाँ, याद रहे 3 दिन बाद हम दिल्ली में मिलना है। वहां से विदा लेकर आजाद दोनों क्रांतिकारियों के साथ वहां से निकल गए। अब आते हैं पुलिस से मुठभेड़, वो भी किसके पुलिस से मुठभेड़? भारतीय पुलिस से। भारतीय मतलब जो जो पुलिस में था उस समय, ब्रिटिश सरकार के पुलिस में, उसमें अगर 100 पुलिस होता था तो उसमें 90 पुलिस भारतीय लोग ही थे, और 10 गिने चुने पुलिस ब्रिटिश के थे। अब बताइए, भारत के लोग ही भारत के लोग भारत, तो कमी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ही है। बाहरी का तो देख लेते ये लोग, लेकिन अपनों से लड़ने के लिए क्या करें। खैर, आइए अब मुठभेड़ करते हैं। दोपहर 2 बजे का समय, जेठ का महीना, सूरज अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। सड़कों से मानो गर्म हवा के बवंडर उठ कर अंदर तक झुलसा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही। लोग गर्मी से व्याकुल होकर अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। अब अचानक पुलिस ने चंद्रशेखर के घर को घेरना शुरू कर दिया। झुंड के झुंड पुलिस वालों ने टिड्डी दल की भांति चंद्रशेखर घर ही क्या, पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया। परंतु इतना होने पर भी उनके घर में घुसने की हिम्मत किसी की नहीं थी। शेर की मान में घुसने की हिमाकत आखिर कौन करे? बिल्ली के गले में घंटे बांधना किसी चूहे के लिए तो आसान नहीं था। घेरा डाले पूरा 1 घंटे बीत चुका था, परंतु पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। सभी खामोशी से अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 बजे के पास डीआईजी का कड़ा निर्देश आया कि चंद्रशेखर के घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसे। पुलिस वाले विवश थे। पेट की आग कभी कभी जिंदगी के विषय में सोचने ही नहीं देती है। वे नौकरी कर रहे थे, और नौकरी की आज्ञा का पालन उनका कर्तव्य था और व्यवस्था भी। वे जानते थे कि उनकी जान संकट में थी, परंतु वे क्या करते। उन्होंने किवाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने किवाड़ पूरी तरह से तोड़ा भी नहीं था कि घर के अंदर से दनादन गोलियां चलने लगी, जिसमें कई पुलिस वाले भीषण रूप से घायल होकर पीछे हटे। दरअसल हुआ यह था कि इन तीनों के निकल जाने के बाद आजाद के परम मित्र शुक्ला जी उनके घर पहुंच गए। अंदर कोई था नहीं, बस एक आजाद की माँ थी। उन्होंने कहा, बेटा, वह तो कहीं चला गया, तुम रुको, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा कर जाना। शुक्ला जी ने माँ की बात नहीं टाली और वहीं लेट गए। संयोग से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उनकी यह नींद खुली पुलिस द्वारा मकान का दरवाजा तोड़ने की आवाज। शुक्ला जी और पुलिस के बीच यह संघर्ष घंटों तक चला रहा। दोनों ओर से भयानक रूप से गोलियां चलती रही, परंतु आखिर एक आदमी कब तक सैकड़ों पुलिस वालों का मुकाबला कर। शुक्ला जी के कारतूस खत्म हो गए। पिस्तौल लेकर वे बगल की खिड़की से छत पर चढ़े और चाहा कि छत पर से ही दूसरी तरफ कूद कर निकल जाए। परंतु दुर्भाग्य से बगल वाले मकान में भी पुलिस मौजूद थी। उन्होंने वहीं से फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां शुक्ला जी की पीठ में जा लगी और वह वीर जवान वहीं शहीद। शुक्ला जी ने अकेले ही पुलिस वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि एक क्रांतिकारी को यूं पकड़कर गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। उनके गिर जाने के बाद और भी पुलिस वाले आसपास की छतों पर चढ़ गए तथा वहीं से कुछ और गोलियां शुक्ला जी के मृत शरीर पर बरसाई। वाह! जब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि वीर क्रांतिकारी शहीद हो चुका है, तब पुलिस वाले नजदीक पहुंचे। एक क्रांतिकारी वीर शहीद हो चुका था और घर के अंदर से गोलियां भी नहीं चल रही थी, फिर भी पुलिस वाले डरते डरते घर में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस वालों ने घर का कोना कोना छान मारा, परंतु उन्हें आजाद नहीं मिले। वे निराश
निराशा से हाथ मलते रह गए। अंत में शुक्ला जी का शव और अपने घायल साथियों को लेकर वहां से चले गए। इधर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु अपने घर से निकलकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के घर पहुंच गए। गणेश शंकर विद्यार्थी वहां से उन तीनों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहां से निकलकर भगत सिंह और राजगुरु दिल्ली चले गए तथा आजाद कुछ काम से कानपुर में ही रुक गए। पुलिस ने कानपुर का कोना कोना छान मारा। चारों तरफ आजाद की तलाश जोर शोर से की गई, परंतु आजाद को नहीं मिलना था सो नहीं मिले। कई लोगों से पूछताछ भी की गई, मुखबिर बैठाए गए, परंतु आजाद की कहीं कोई खबर हाथ न लगी। माता जगरानी देवी से भी आजाद के विषय में पूछा गया। उन्होंने पूरी तरह सच सच बता दिया कि आजाद यहाँ आए जरूर थे, परंतु 2 घंटे रुककर चले गए। इससे अधिक अधिक वे कुछ नहीं जानते। पुलिस वालों ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की और वापस लौट गए। तब सभी जानते थे कि वे आजाद की माँ थी, एक शेर की माँ। कौन उन्हें ज्यादा तंग करके उस शेर को क्रोधित कर उसे क्रोध के क्रोध को न्योता देता। आखिर सभी को अपनी जान प्यारी थी। इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि आजाद माल रोड पर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने उसका पीछा किया, परंतु इस बार भी वे पुलिस के हाथ नहीं आए और निकल गए। ध्यान रखिएगा, ये सारे पुलिस वाले जो ढूंढ रहे थे, अंग्रेज कोई नहीं था, भारत का ही लोग था। इस घटना के संबंध में एक रोचक कहानी प्रसिद्ध है। पुलिस को बिल्कुल सही सूचना मिली थी। आजाद उस समय माल रोड से होकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि पुलिस की सरगर्मी बढ़ सी रही है। वे वेश बदलने में माहिर थे। चलते चलते ही वे अपना वेश बदल लिया करते थे। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने अपना वेश एक बूढ़े गरीब किसान का बना लिया। पुलिस वाले आजाद की तलाश करते करते उनके पास पहुंच गए और उनसे ही पूछा, बाबा आपने इधर से खूबसूरत नौजवान को जाते हुए देखा है? उसने धोती कुर्ता पहन रखा था, जिसमें जिसकी मूछें बड़ी बड़ी और ऊपर की ओर उठी हुई थी। नहीं भैया, हमने तो ऐसे नौजवान इधर नहीं देखा। एक बात है भैया, कौनो चोर डाकू है का? आजाद ने देसी बोली में पुलिस वाला से पूछा। अरे बाबा, क्रांतिकारी है वह, अगर तुम बता दोगे उसके बारे में तो सरकार तुम्हें बहुत इनाम देगी। पुलिस वाले ने कहा, अच्छा बबुआ, तब हम जरूर देखब तो बतेबो, कहीं सरकार की कृपा से हम दलिद्र कट जाए। आजाद ने कहा बिल्कुल बाबा, अगर देखो तो उसकी खबर अपने पास की किसी पुलिस थाने में देना या किसी पुलिस वाले को जरूर बता। अच्छा बबुआ कहकर वे आगे बढ़ गए। बेचारे मुखबिर ने जो हुलिया बताया था वह मिल ही नहीं पाया। बेचारे क्या करते। पुलिस को चकमा देकर आजाद बड़े आराम से स्टेशन पहुंच गए और दिल्ली जाने वाले दिल्ली मेल में सवार होकर आसानी से दिल्ली पहुंच गए। बेचारे पुलिस हाथ मलती रहे। आइए अब उन्होंने दिल्ली में क्या क्या किया उनके बारे में चर्चा कर। कहते दिल्ली में मथुरा रोड पर पुराना किला है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार यह किला जो है हमारे हमारे नहीं, ऐसा वो कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हालांकि आजकल यह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और शेरशाह सूरी ने बनवाया था कि नहीं बनवाया था इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं। तब भी यह बहुत शीर्ण अवस्था में है और उस समय से इसकी स्थिति और भी बुरी थी। अब भारत सरकार ने इसे इसके एक भाग में चिड़ियाघर बनवा दिया है, परंतु उस समय तो इसके आसपास किसी तरह की आबादी का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसके आसपास कोई नहीं जाता था। क्रांतिकारियों ने दिल्ली में इसी किले को अपना ठिकाना बनाया। बात 8 दिसंबर 1928 को देश के कोने कोने से क्रांतिकारी आकर इस किले में एकत्र हुए। सर्वप्रथम तो बिस्मिल अशफाक और अन्य क्रांतिकारी साथियों को जो अंग्रेजों के जुल्म की चक्की तले पिस गए थे याद किया गया। और फिर सबने मिलकर ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट कर देने और देश को जो है आजाद कराने की शपथ। चंद्रशेखर आजाद को दल का नेता नियुक्त किया गया। सरकार के अत्याचारों के विरोध में भाषण हुए।
तर्क वितर्क किए गए। इस अवसर पर एक नए संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना रखा गया तथा भविष्य की नीति और कार्यक्रम निश्चित किए गए। तत्पश्चात सभी लोग अपने अपने अड्डों के लिए निकल पड़े। सरकार चंद्रशेखर आजाद को हर कीमत पर, कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार, हर कीमत पर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। पुलिस के सर्वाधिक चालाक एवं होशियार अधिकारियों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया था। एक पुलिस अफसर तसद्दुक हुसैन विशेष प्रकार से आजाद को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए, असदुक तसद्दुक हुसैन कौन था? भारतीय ही था, है ना। वह आजाद को तलाश करने में अपना दिन रात एक किए हुए था। हर तरह से वह क्रांतिकारियों के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे कर रहा था। पहले तो आजाद ने सोचा कि उसे मारकर क्यों न इस समस्या से ही मुक्ति पा ली जाए, परंतु यह विचार उन्हें जचा नहीं। उन्होंने सोचा कि उसे मार देने पर सरकार को दो चार और क्रांतिकारियों को फांसी देने का बहाना मिल जाएगा। अतः उन्होंने उसे मारने का विचार अपने दिल से निकाल दिया, लेकिन वह था कि साए की तरह आजाद के पीछे पड़ा हुआ। तंग आकर एक दिन अचानक ही आजाद उसके सामने आ गए, उसके सीने पर पिस्तौल रख दी और बोले, बता क्या चाहता है? जान किसे प्यारी नहीं होती? पिस्तौल देकर उस पुलिस वाले के होश ही उड़ गए। उसने सोचा कि बस अब जान गए। उसकी आवाज गुम हो गई। देखो, अब आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम्हें जान देनी पड़ेगी। यह सोच समझ कर ही अब कोई कदम उठाना। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, आजाद भाई, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं हो। बस इस बार मेरी मेरी जान बख्श दो। मैं बाल बच्चेदार आदमी। आजाद ने उसे एक बार फिर समझाया और जाने का इशारा किया। वह पुलिस अधिकारी चुपचाप वहां से खिसक गया और फिर कभी उसने आजाद के पीछे जाने का प्रयास नहीं किया। आजाद से पुलिस वाले किस प्रकार भयभीत रहते थे, इसका एक बहुत उपयुक्त और मनोरंजन उदाहरण कानपुर स्टेशन का। उस दिन पुलिस को सूचना मिली कि आजाद लखनऊ से कानपुर आने वाले थे। पूरा स्टेशन पुलिस से खचाखच भर गया। ट्रेन कानपुर स्टेशन पर पहुंची। पुलिस वाले सतर्कता से चारों तरफ घूम रहे थे। आजाद ने ट्रेन के अंदर से ही पुलिस की सतर्कता को देख लिया, परंतु जिसने अपनी जिंदगी का सौदा मौत के साथ कर लिया हो, भला वह कहाँ डर। वे फाटक पर आकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही बाहर जाने की बढ़े कि अचानक एक पुलिस वाला सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर अपने चीते जैसी तेज निगाहों से उसे देखा और धीरे से अपने पिस्तौल पर हाथ फेरा। उनकी निगाहों में जो कयामत थी, उसने पुलिस वाले के दिल में हलचल मचा दी। उसके पैर कांपने लगे। हालात उस हिरन की भांति हो गई जिसने शेर को अचानक अपने सामने देख लिया हो। घबराहट से उसके प्राण सूख गए। वह अफसर पीछे सरक गया और आजाद आराम से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ गए। अपनी मस्तानी चाल से चलते हुए स्टेशन से बाहर निकल आए और पुलिस चुपचाप देखती रह गई। आजाद की चाल ढाल में शेरों की सी मस्ती थी और आंखों में चीते की सी चमक थी जो देखने वालों की जड़ बना देती, देखने वालों को जड़ बना देती थी। वो हिल ही नहीं पाता। बताइए, इतने जो है अच्छे थे। ठीक है, आइए एक और कहानी पढ़ते हैं इनके बारे में, तब आज का जो है समापन करेंगे। अब बात करते हैं उनके जो है बहुरूप की। मतलब ये हुआ कि वो अपना भेष बदलकर उन दिनों क्रांतिकारी जो भी कार्य थे उसको संपन्न कर रहे थे, तो उनको भेष बदलना जरूरी था। सरकारी जो अंग्रेजी सरकार के कुछ पुलिस थे उनसे बचने और बचते हुए अपने काम करने के। बात उस समय की है। एक दिन रात जो है रात के 8 जो है बज रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी। सेठ दिलसुख राय अपनी आलीशान बंगले में मसनद लगाए बैठे थे। कमरे को देखकर ही उनकी संपन्नता का पता चलता था। कमरे के एक एक कोने का भव्य रूप से सजाया गया था।
चारों तरफ कीमती एवं खूबसूरती चित्र लगे थे। कमरे में जो सोफा लगा था वह बहुत कीमती था। उनके सामने उनके मुनीम जी बही खाता लिए बैठे थे। आज की कमाई का हिसाब किताब किया जा रहा। सेठ जी की कमाई का जो कमाई रोज की हजारों में थी। अचानक सेठ जी का चौकीदार कल्लू दौड़ता हुआ अंदर आया। कल्लू की सांस फूल रही। सेठ जी ने उसे देखकर डांटते हुए कहा, अरे क्या बात है, इस तरह दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है, पागल हो गया है क्या? सेठ जी कल्लू कुछ संयत होकर बोला, वो बाहर कोई आपसे मिलने आए। कौन है इतनी रात को? उन्हें पूछा नहीं? सेठ जी ने उसे फिर डांटा। सेठ जी, वे कोई अंग्रेज साहब लग रहे हैं, आपसे मिलने आए हैं। अंग्रेज साहब? सेठ जी ने आश्चर्य भरकर मन ही मन कहा, अरे मुनीम जी जरा देखिए तो इतनी रात को कौन हमसे मिलने आया है। उन्होंने मुनीम से कहा। जी सेठ जी, बात सुनकर मुनीम बाहर चला गया। बाहर एक साहब अंग्रेजी वेशभूषा में खड़े थे। उनके साथ उनका अर्दली भी था। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, साहब आप कौन है और सेठ साहब से क्या कहा? उन साहब ने बड़े रौब से कहा, अरे तुम कौन अरे तुम कौन हो? हम गवर्नर का पीए है। तुम्हारे सेठ से मिलना मांगता है। हम अभी अभी लखनऊ से आया है। उससे बोलो जल्दी में हाय। मुनीम की हालत पतली हो गई। वह अपनी धोती संभालता हुआ बड़ी तेजी के साथ अंदर भागा। सेठ जी से बोला, सेठ जी कोई बड़े साहब आए हैं, कहते हैं लाट साहब के यहाँ से, लखनऊ से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लाट साहब का नाम सुनकर तो सेठ जी की हालत पतली होने लगी। घबरा के वे बाहर की ओर दौड़े। साहब को देखकर उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, अरे सरकार, आपने क्या तकलीफ की? आपने क्यों तकलीफ की? आज्ञा दी होती सरकार, मैं खुद ही चला आता। मैं तो वैसे भी सरकार की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए सरकार, अंदर चलिए। इसमें कष्ट की क्या बात है सेठ? साहब अंदर आते हुए बोले, सबको सरकार का काम करना होता है। तुम्हारा नाम दिलसुख राय होना मांगता है? साहब ने पूछा। हाँ सरकार, मेरा नाम दिलसुख राय है। क्या आज्ञा है? सेठ जैसे उनके कदमों में लिपटता जा रहा। दिल सुख रहा, हम तुम्हारा बही खाता देखना मांगता है। क्या हुजूर इनकम टैक्स ऑफिस है? क्या हुजूर इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? ये सेठ ने पूछा। नहीं, हम गवर्नर साहब का पीए हैं। तुमको मालूम, अभी कुछ दिन पहले हमारा जर्मनी से लड़ाई खत्म हुआ है। जी हजूर, कौन नहीं जानता यह बात। उसमें हमारी अंग्रेजी सरकार की जीत हुई। हाँ, तुम ठीक बोलता है, लेकिन उसमें सरकार का सारा पैसा खर्च हो गया है। गवर्नमेंट का सारा खजाना खाली हो गया है। अब गवर्नर साहब के पास इंग्लैंड से एम्परर का टार आया है। हिंदुस्तान से सेठ साहूकार लोगों से चंदा लो। खजाना पूरा करो। जी सेठ जी जरा संकोच से बोले, यह चंदा हम इनकम टैक्स के मुताबिक ही वसूल करेगा। अब जल्दी करो, हमको जल्दी ही जाना मांगता है। हम तुम्हारा बही खाता जल्दी ही देखना मांगता है। हुजूर, बही खाता देखकर क्या करे, बेकार की तकलीफ क्यों करेंगे सरकार। ऐसे ही बता देते हमें कितना देना होगा। बाहर हमारा क्लर्क और चपरासी होगा, उनको बुलाओ। मुनीम दौड़ कर उन दोनों को बुला लाया। साहब ने क्लर्क से पूछा, जरा देख कर बताओ कि सेठ जी को कितना पैसा देना है। क्लर्क ने फाइल को उल्टा उलट उलट कर देखा और थोड़ी देर सोचता रहा, हिसाब करता रहा, फिर बोला, हुजूर कम से कम 25,000। सेठ के मानो तो होश ही उड़ गया। वो बोला, सरकार ये तो बहुत अधिक है। बहुत नहीं सेठ, लड़ाई के दिनों में तुमने गवर्नमेंट को रुपया देकर बहुत मदद किया। सरकार तुमसे बहुत खुश है। सरकार ने निर्णय किया है कि अगले महीने तुमको राय बहादुर का खिताब दिया जाएगा। ऐसे में तुमको हिला हावली कर सरकार को नाराज करना
ठीक नहीं हाल। राय बहादुर की किताब की बात सुनकर तो सेठ जी को मानो कुबेर के खजाने के दर्शन। उनकी बातें खिल गई, खुश होकर बोले, अच्छा तो हुजूर अभी या कल सवेरे? नहीं नहीं, अभी दो, हमको अभी बहुत सा काम करना है। इसके बाद वे क्लर्क से बोले, तुम राय बहादुर साहब का रसीद काट दो, अगले महीने तो इनको खिताब मिलना ही है। जी हजूर, क्लर्क ने तुरंत रसीद बना दी। सेठ जी मुनीम की ओर देखकर बोले, क्यों मुनीम जी, साहब को रुपये देने तो हैं ही, चलो अभी दे देते हैं। हाँ सेठ जी, अभी साहब को जल्दी है तो दे ही दीजिए। वैसे भी आज या कल से हमें क्या फर्क पड़ेगा, पैसा तो हमें देना ही है। मुनीम ने सेठ की हाँ में हाँ मिलाई। सेठ उठा और तिजोरी खोलकर 25,000 रुपए निकाल लाया। नोटों की गड्डी उसने साहब के हाथों में थमाते हुए कहा, सरकार, रुपये की बात नहीं, हम तो आपके सेवक हैं, आप जब भी आवश्यकता समझे हुजूर आज्ञा दें, बस हुजूर आप अपने बात का ख्याल जरूर रखें। हाँ हाँ, जरूर जरूर सेठ साहब, राय बहादुर का खिताब आपको अगले महीने जरूर मिल जाएगा, खुद गवर्नर साहब ने कहा है। क्लर्क ने वे रुपए बैग में भरे और बैग चपरासी को थमा दिए। रुपए लेकर वे तीनों वहां से निकल गए। सेठ खुद उन तीनों को उनकी कार तक पहुंचाने आया। सेठ लौटकर फिर मसनद पर आकर बैठ गया। आज उन्हें एक देवी खुशी की अनुभूति हो रही थी, उनके नाम के साथ अब राय बहादुर और जुड़ने जा रहा था। वे जैसे बैठे बैठे ख्वाब देख रहे थे, लोग बधाई दे रहे थे, वे बाजार में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें झुककर राय बहादुर कहकर सम्मान दे रहे हैं। खुशी जैसे संभले नहीं संभल रही। मुनीम को भी सेठ की खुशी का एहसास था। वह जानता था कि सेठ जी की यह वर्षों की साध थी कि उन्हें राय बहादुर का खिताब मिले। वे मुनीम से बात करते हुए कहते थे, मुनीम जी, मैंने सरकार की इतनी सेवा की, कभी किसी अंग्रेज विरोधी कार्यक्रम को नहीं सुना तक नहीं। कोई अगर कांग्रेस के नाम पर यहाँ मांगने आया तो मैंने उससे धक्के मार कर निकलवा दिया, परंतु सरकार ने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। से छोटी छोटी हैसियत के लोग राय बहादुर का खिताब पाकर इतराते रहते हैं और मैं उनके सामने समेट शर्मिंदा हो जाता। देखिए, अंग्रेज के से खिताब पाने का कितना इनको जल्दी था, बताइए। खिताब पाने के लिए अपने लोगों का पैसा चूसता था। अब मुनीम सीना चौड़ा करते हुए बोला, सेठ जी, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन सरकार आपको वफादारी की कीमत समझ में आएगी सरकार। और वह दिन आज आ ही गया। सेठ जी, अब तो सेठ छगन लाल भी जलकर कबाब हो जाएंगे। अरे 3 पुश्तों से कोशिश करते करते मरे जा रहे थे और राय साहब जी तक नसीब ना हुई। यहाँ आपको तो हुजूर राय बहादुर मिलने जा रही है। सच है सेठ जी, ईश्वर की मेहर जब सच्चे लोगों की तरफ घूमती है तो इसी तरह से उसके दर पर इंसाफ होता है। सेठ जी अब इतना बड़ा ओहदा पाकर अपने आप को घमंडी नहीं दर्शाना चाहते थे, सो बड़ी विनम्रता से बोले, मुनीम जी, मैं क्या चीज हूँ, सब उस ईश्वर की कृपा और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। एक बात बताऊं मुनीम जी, मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे माँ को सख्त ताकीद किया करते थे कि चाहे घर का कोई शख्स भूखा रह जाए, परंतु दरवाजे पर आया कोई गरीब किसी भी हाल में भूखा ना जाए, उनका पुण्य ही आज फल रहा है। आप भी तो कम दान नहीं करते सेठ जी, मेरे देखे में तो आज तक आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। सेठ की ठाकुर सुहाती, अरे मुनीम जी, अब जो कर सकता हूँ वह तो कर ही रहा हूँ, परंतु अब मुझ में वो बात कहाँ। अब पुलिस पुलिस अचानक बाहर आवाज सुनाई पड़ी। अरे क्या बात है मुनीम जी, जरा देखिए तो अचानक क्या बात हो गई। तब तक चौकीदार अंदर आ गया, सरकार बाहर पुलिस। तब तक उसके पीछे पूछे पुलिस के 8-10 सिपाही भी अंदर आ गए। क्या बात है साहब, इतनी रात में किसे तलाश रहे हैं? सेठ जी ने सोफे से खड़े होते हुए पूछा। सेठ जी, अभी कोई यहाँ आया था क्या? इंस्पेक्टर ने सेठ जी के सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल उछाला। हाँ हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले लाट साहब के पीए साहब यहाँ से गए हैं, सेठ जी से चंदे के 25,000 रुपए लेकर, मगर बात क्या है, क्या हो गया? सेठ जी, पहले आप बताएं उनका हुलिया कैसा था? वे गोरे रंग के, लंबे कद के, थोड़े से दुबले पतले से थे। पीए साहब एक बड़ा सा टोप लगाए हैं।
उनके साथ क्या कुछ और लोग भी थे? जी साहब, दो लोग और थे। एक उनका क्लर्क तथा एक चपरासी। चपरासी की मूछें बड़ी बड़ी थी, बड़ी कड़क थी, साहब देखकर ही डर लगता था। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस खींची, वह वे और बोला, वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे सेठ जी, वे किधर गए हैं? सरकार माल रोड की तरफ गए हैं। पर सरकार, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने मुझसे 25,000 रुपये चंदा भी ले लिया। सेठ जी, ये लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे, सरकार के पक्के दुश्मन हैं। ये लोग मशहूर क्रांतिकारी हैं, चारों तरफ इनके नाम की मुनादी फिरी है। इनकी गिरफ्तारी परिणाम है, इंस्पेक्टर ने बताया। हाय राम, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मुनीम जी, यह तो बहुत बुरा हो गया, मेरी मेहनत को धूल में मिला दिया। इन कम वक्तों ने सेठ रोने लगे। हाँ सेठ जी, धोखा तो बहुत बड़ा हुआ हमारे साथ। हमें क्या पता था कि हम सरकार के दुश्मनों को अपने खून पसीने की कमाई सौंप रहे। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत अपने सिपाहियों को लेकर कार का पीछा कर उसी दिशा में निकल गए जिधर आजाद और भगत सिंह गए थे। परंतु पंछी तो उड़ चुका था, सांप निकल गया था, भला लकीर पीटने से क्या फायदा? पुलिस भूसे में गिरी सुई की तरह उन वीर क्रांतिकारियों को तलाश करती रही, लेकिन उन्हें नहीं मिलना था, सो नहीं मिले। लोग इसे ठगी समझेंगे, परंतु क्या वास्तव में यह ठगी थी? नहीं, यह दुस्साहस था। मातृभूमि के सम्मान पर अपनी जान गंवा देने वाले वीरों का दुस्साहस था यह। क्रांति का यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं था, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत सुख दुख का प्रश्न नहीं था। यह तो संपूर्ण भारतीयों के लिए उनकी अस्मिता और सम्मान की भावना का प्रश्न था। अतः ऐसे में वे देश हित के लिए किसी से थोड़ा गलत तरीके से धन ले भी ले तो वह गलत नहीं था। उनका साध्य पवित्र था। साधना साधन की पवित्रता और पवित्रता का कोई अर्थ नहीं था। वे महावीर अपनी आवश्यकताओं एवं योजनाओं को इसी प्रकार पूरा किया करते थे। सेठ दिलसुख राय के यहाँ इस सुंदर नाटक में भगत सिंह ने गवर्नर के पीए की, राजगुरु ने क्लर्क की तथा चंद्रशेखर आजाद ने चपरासी की भूमिका निभाई थी। आइए, अब जो है पटरी पर कहते हैं कि बम रख दिया था। अब चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली, उनकी हिम्मत अपने आप में एक मिसाल थी। आजाद के दिल में ना तो कोई भय था और ना ही वे अपनी योजनाएं बनाते समय किसी प्रकार की दुविधा रखते थे। इस बार आजाद बहुत व्यस्त, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना का निर्धारण होना था। सभी क्रांतिकारी जुट रहे थे। उनके घर से बहुत दूर कानपुर में ही एक छोटे से मकान में आजाद, भगत सिंह और विजय कुमार साथ साथ रह रहे थे। बगल से बटुकेश्वर दत्त भी आ गए थे। आज उन्होंने अपनी योजना को मूर्त रूप देना था। इसी संदर्भ में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसके लिए दूर दूर से क्रांतिकारी आए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बहुत खास था। बटुकेश्वर दत्त जब आए तो उनका मुंह सूखा हुआ था। विजय कुमार को लगा कि वे काफी दूर से आ रहे हैं, इसलिए भूख के कारण उनका चेहरा उतर गया है। अतः वे दौड़कर दो डबल रोटी ले आए। सब लोग चाय पीने बैठे। डबल रोटी देखकर आजाद ने पूछा, अरे यह डबल रोटी कहाँ से आ गया भाई? मैं लाया आदर जी। दरअसल बटुकेश्वर भैया इतने दूर से आए हैं, अतः इनके स्वागत में चाय के साथ कुछ नाश्ता तो होना चाहिए ना। नाश्ता? आजाद ने थोड़े आक्रोश से कहा, विजय, हम लोग इस जिंदगी को दांव पर लगाकर खेलते हैं। हमारा स्वागत चाय नाश्ते से नहीं, गोलियों से होता है। स्वाद बनाने अथवा स्वागत करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ होता है। एक एक पैसा जोड़कर तो हम किसी तरह शस्त्र एवं कारतूस खरीदते हैं। मैं नहीं खा सकता यह डबल रोटी। विजय कुमार ने आजाद से क्षमा मांगते हुए कहा, आजाद भैया, अब तो गलती हो गई, डबल रोटी अब वापस तो नहीं की जा सकती है ना। अब इस बार खा लीजिए, आइंदा फिर कभी इस प्रकार की भूल नहीं होगी। सबके बहुत कहने पर आजाद डबल रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। इसके बाद बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। आजाद ने कहा, आज से ठीक 2 दिन बाद वायसराय लॉर्ड इरविन दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका यह प्रस्थान प्रस्थान ही रहे। इस संदर्भ में मैंने एक योजना तैयार की।
जो आप सभी के सामने रख रहा हूं। अगर आपको यह पसंद आती है तो हम इस पर आज ही कार्रवाई शुरू कर दें। फिर उन्होंने अपनी तैयार योजना सबके सामने रखी। योजना सभी को बहुत पसंद आई। सब ने बड़ी प्रसन्नता से उनका समर्थन किया। सबकी सहमति के बाद योजना को कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। अभी वह मीटिंग समाप्त ही हुई थी, पुलिस का एक सिपाही हाथ में छोटी सी संदूकची लिए वहां पहुंचा। आजाद को देखकर उसने सलाम किया और वह संदूक देता हुआ बोला, मुझे सीआईडी के इंस्पेक्टर साहब ने आपके पास भेजा है। आप लोग शाम तक इस मकान को अवश्य छोड़ दें। आजाद ने संदूक अपने हाथ में ले लिया और उसे खोलकर देखते हुए बोले, आप हमारी ओर से इंस्पेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। साथ ही उनसे यह भी कह दीजिएगा कि जैसा उन्होंने कहा वैसा ही होगा। वे पूर्णतया निश्चिंत रहे। हम शाम तक यह मकान छोड़ देंगे। शाम को यह मकान उन्हें खाली ही मिलेगा। ऐसा था आजाद का व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई बार पुलिस वाले भी उनकी मदद कर देते थे। बड़े बड़े धाड़ेड लोग उनकी प्रति सहानुभूति रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे। वे जानते थे कि ये जो नौजवान अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम से भरकर ही कठिन डगर पर चल पड़े थे। इनकी मदद करना देश सेवा करने जैसा है। 2 दिन बाद दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर 100 गज के फासले पर पटरी के दोनों ओर सिपाही खड़े थे। आज वायसराय को यहाँ से गुजरना था, इसीलिए सभी सावधान। सभी जानते थे कि क्रांतिकारियों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वायसराय के लिए एक विशेष गाड़ी आती थी। उसी गाड़ी के आगे तक इस लाइन की सभी ट्रेनें मथुरा में रोक दी गई। दिल्ली से वह विशेष ट्रेन धड़धड़ाती हुई चल दी। फरीदाबाद से गाड़ी गुजर रही थी कि एक जोर का धमाका हुआ। उस विशेष गाड़ी के डिब्बे और 100 गज लंबी रेल की पटरी हवा में बिखर गई। परंतु वासराय की बोगी बाल बाल बच गई। यह धमाका आजाद और उनके साथी क्रांतिकारियों का कारनामा था, जिसकी योजना कानपुर में बनी। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक टाइम बम रेल की पटरी पर लग रख दिया गया था। इस घटना के बाद वायसराय का कहीं भी आना जाना बंद हो। ब्रिटिश सरकार अब पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई थी। हर अंग्रेज अफसर भयग्रस्त। उन्हें चारों तरफ अपनी मौत दिखाई देती थी। सरकार ने फिर क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर। पुलिस के अफसर पूरी तरह सचेत एवं सक्रिय हो गए। अंग्रेज की दमन नीति प्रचंड हो गई। क्रांतिकारियों के संदेह में बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में ठूस दिया। आइए आज का चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं, विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल फिर करें। ठीक है। सभी को धन्यवाद। और आप सभी से जो है एक बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनको जानकारी चाहिए, मिलनी चाहिए, ऐसी जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके। और मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।